ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। नमस्कार श्रोताओं। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। कहते हैं अगर हम धैर्य और संयम से काम लें तो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी खतरा बरकरार है। इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011239780046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव की बीटिंग हार्ट सर्जरी में विशेष योग्यता है। डॉक्टर संजीव एम्स पटना के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लिनिकल कोविड केयर सेंटर के नोडल ऑफिसर भी हैं। डॉक्टर संजीव नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर संजीव से टोल फ्री नंबर 1800115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर संजीव, इस समय जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। कहा जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर में डेल्टा प्लस की अहम भूमिका हो सकती है। हमारे देश में डेल्टा प्लस के 50 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है और लोग इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही शक है आपका। जी, दूसरे शहर लहर की करीब करीब समाप्ति हो रही है और ऐसा डर है लोगों के मन में कि तीसरी लहर आ सकती है। और जैसा कि हम सब पहले से जानते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। म्यूटेट करके नए नए स्ट्रेन आते हैं इसके और ये नए होस्ट की तलाश में रहता है। वैसे में ही डेल्टा के बाद ये डेल्टा प्लस वायरस आया है, जो कि हमारे देश के ही में पहली बार आया है विश्व में। और देश के कई भागों में, जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, तमिलनाडु में इसके करीब आज तक 54 से भी ज्यादा केस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये डेल्टा वायरस जो है इसका जीनोम में जो परिवर्तन होता है हुआ है, तो ये डेल्टा B.1.617/2 स्ट्रेन है। और ये खतरनाक इस मामले में है कि इसे माना जाता है कि इसकी संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। ऐसा है कि अगर कोई संक्रमित है डेल्टा वायरस से जी, और इसके पास से भी आप गुजरे और मास्क न लगाए हों तो आपको संक्रमण हो सकता है। तो इसलिए इससे बचने की बहुत जरूरत है। जी। और डॉक्टर संजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी भी वायरस को म्यूटेट होने यानी अपना स्वरूप बदलने में कितना वक्त लगता है। और जैसा कि हमने देखा कि पहली लहर, इसके बाद दूसरी लहर, तो कुछ ना कुछ जो सिम्टम्स थे, लक्षण थे, उनमें भी थोड़ा बदलाव हुआ। तो ये किस वजह से होता है? बिल्कुल सही। डेल्टा वायरस जब अपना स्वरूप बदलता है, म्यूटेट करता है, तो इसके जीनोम के सीक्वेंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और इससे वो शरीर, आवाज मेरी आ रही है? जी जी बिल्कुल। इससे शरीर के विभिन्न भागों में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और ये वायरस जो है, इसकी विरुलेंस मतलब जितनी घातक क्षमता होती है, तो वो कुछ नए सिम्टम भी पैदा कर सकता है।
मूलतः सिम्टम्स तो वही होते हैं जो शुरू से हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, बहुत कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाना, इतना तो होगा ही। बीच में फिर सिम्टम्स आए कि सूंघने की क्षमता या टेस्ट की क्षमता कम हो जाती है, फिर पेट खराबी होने लगी, और फिर अब आ रहे हैं कि थ्रोम्बोसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। थ्रोम्बोसिस होने के कारण हार्ट में भी पेन या हार्ट मायोकार्डाइटिस के लक्षण आने लगते हैं, या अगर थ्रोम्बोसिस हो जाता है हाथ और पैरों में, तो हाथ पैरों में भी कमजोरी, इस्कीमिया, कई बार गैंग्रीन तक हो जाता है। इस तरह से ये छोटे से लेके गंभीर सिम्टम्स कुछ कुछ चेंज होते हैं, मूलतः उसके सिम्टम्स वही होते हैं। और डॉक्टर संजीव, ऐसे लोग जिन्हें एक बार कोविड हो चुका है, क्या उन्हें इस खतरनाक वेरिएंट होने से दोबारा संक्रमण की संभावना रहेगी? जिसको एक बार कोविड हो चुका है उसके शरीर में ये माना जाता है कि जो कोविड के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती है, जो इसमें मैं पहले बता कि इसके दोबारा हो सकता है कोविड इन्फेक्शन, लेकिन जब दोबारा कोविड इन्फेक्शन होगा तो इसकी सीवियरिटी, मतलब ये बहुत सीरियस नहीं होगा। तो पहले ये बात, अभी तक के जो शोध हुए हैं, जो आंकड़े आए हैं, वो है कि अगर एक बार आपको कोविड हो जाता है तो जिसकी एंटीबॉडी होती है वो 6 महीने के लगभग आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, जो बचाव करती है। तो इस दरमियान आपको दूसरे स्ट्रेन से संक्रमण तो हो सकता है लेकिन वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होगा। यहीं पर मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपको हो चुका है तो आप 6 मिनट तक तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उसके बाद के लिए आप टीका जरूर लगवाएं। इसलिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने और आईसीएमआर ने ये गाइडलाइन जारी किया है कि जब आपको संक्रमण हुआ है, उससे आप अगर ठीक हो गए हैं तो उसके होने के 3 महीने बाद वैक्सीन का पहला डोज ले लें। अब डॉक्टर संजीव, दूसरा डोज। अब जैसे हमने बात की कि जिन लोगों को संक्रमण हो चुका है, जैसा आपने कहा कि उतना सेकेंड टाइम उतना सीवियर नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे लोग एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं क्योंकि कैरियर के रूप में वो सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक बहुत ही सटीक बात बताई आपने कि जो एक बार हो चुके हैं उनको दोबारा संक्रमण हो सकता है। उनको भले ही सिम्टम ना हो, लेकिन वो इसका प्रसार, संक्रमण फैला सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, और स्प्रेडर या सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। जी, और डॉक्टर संजीव, आपका हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में बहुत लंबा अनुभव रहा है। अब जबकि कोविड के मामलों में कमी आ रही है, बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स ऐसे हैं जो रूटीन फॉलोअप के लिए अस्पताल नहीं जा पा रहे थे। क्या अब उनका अस्पताल जाना सेफ है? हाँ, अब जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो चूंकि मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है, तो अब वो नॉर्मल ओपीडी खोल रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों ने भी हमारे हार्ट की ओपीडी जो है, हार्ट सेंटर है, उसको भी खोल दिया है। तो अब लोग अपने हार्ट की जांच कराने के लिए कार्डियक क्लिनिक में या ओपीडी में आ सकते हैं। और डॉक्टर संजीव, यहाँ पर उन लोगों की भी बात करेंगे जिनकी कार्डियक सर्जरी या प्रोसीजर्स ड्यू थे, चाहे हम उसको सर्जरी की बात करें या प्रोसीजर्स की, उन्हें अब कैसे इन सबके लिए प्लान करना होगा? क्योंकि आपके भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनकी सर्जरी या प्रोसीजर्स वो पोस्टपोन हो गए होंगे ड्यू टू कोविड। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया। जब ये कोरोना सेकेंड फेज भी पीक में था और फर्स्ट फेज भी पीक में था, तो इलेक्टिव कार्डियक सर्जरी नहीं होती थी, क्योंकि संक्रमण के डर से हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन गया था और नॉर्मल ओटी बंद कर दिए गए थे। अब वो सब शुरू हो रहा है, धीरे धीरे हम इस प्रक्रिया में हैं कि नॉर्मल हो, कार्डियक मरीज भर्ती भी हैं और जिनके ऑपरेशन ड्यू हैं, प्लान है, उनका ऑपरेशन किया जाए और सुरक्षित माहौल में ये हम करना शुरू भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जरूर है कि कार्डियक पेशेंट हो, हॉस्पिटल वाले हैं, कोई भी हो, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत जरूरी है। जब भी आप अस्पताल या कहीं बाहर जाएं, मास्क लगा के जाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं होने दें, और हाथ धोएं बार बार, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और सब लोग वैक्सीनेशन जरूर ले लें।
डॉक्टर संजीव, अगर हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात करें तो कोविड में जिस तरीके से लंग्स में तो इन्फेक्शन हुआ ही, बाद में लोगों को कार्डियक जैसा कि थ्रोम्बोसिस की भी आपने बात की, किस तरह की कुछ समस्याएं देखने को मिली, इनके क्या कारण हैं? थोड़ी आवाज साफ नहीं हुई है आप। जी डॉक्टर संजीव, हाँ। हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। जिस तरह से पोस्ट कोविड सिंड्रोम में लोगों को जैसे लंग्स में इन्फेक्शन तो हुआ ही, बहुत सारे लोगों में हार्ट की भी प्रॉब्लम सामने आ रही है और कई बार ब्लड क्लॉटिंग या थ्रोम्बोसिस की बात हम करते हैं, तो इसकी क्या मुख्य वजह है? देखिए, पोस्ट कोविड सिंड्रोम, सही बताया आपने कि अभी ज्यादातर मरीज पोस्ट कोविड सिंड्रोम से जूझ रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या है हम डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में ज्यादातर लोग लंग के इन्फेक्शन से और सांस लेने की तकलीफ से प्रभावित होते हैं। दूसरा पोस्ट कोविड सिंड्रोम में बड़ा रीजन है ये थ्रोम्बोसिस का, जो खून का थक्का जम जाता है जी। और हम सब जानते हैं कि कोविड जो है ये थ्रोम्बोजेनिक डिजीज है। तो ये जो खून का थक्का जम जाता है वो अगर हार्ट के आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में जमता है जी, तो वो कोरोनरी इस्कीमिया या बाद में जो गंभीर हो जाता है तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट जिनके हार्ट के आर्टरी में खून का थक्का जम जाता है जी, उन्हें इस्कीमिया या मायोकार्डाइटिस या हार्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर संजीव जी। इसके बचाव का एक रीजन और है, मैं बता दूं जी, कि जब भी जिसको भी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो एज ए प्रोटोकॉल माइल्ड सिम्टम होने पे उन्हें खून थक्का से रोकने वाली दवाई, एंटी प्लेटलेट या एंटी कोगुलेंट दवाई जरूर चलानी चाहिए और उसके चलाने से ये मतलब जो हार्ट की जो समस्या है काफी हद तक दूर रहती है। डॉक्टर संजीव, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं से साझा की है और शायद यही एक कारण होगा कि इस बार जिस तरीके से पोस्ट कोविड सिंड्रोम में जो कार्डियक फेल्योर है ये एक बड़ी डिजीज बन के लोगों के सामने आया और बहुत सारे लोगों में ये कारण देखा गया। जरूर, बिल्कुल। ये जो जी, हार्ट ब्लॉकेज के कारण जो खून में थक्का जम जाने के कारण हार्ट के मसल्स में कमजोरी आ जाती है, मायोकार्डाइटिस हो जाता है, तो वो जो हार्ट के राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं उनकी पंपिंग कैपेसिटी, पंप करने की क्षमता कम हो जाती है और ये मसल्स कमजोर होते हैं तो ये दोनों कैविटी, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल फैलने लगता है, कमजोर हो जाता है। तो ऐसी ही परिस्थिति को हम वैज्ञानिक भाषा में हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर कहते हैं और ऐसे मरीज काफी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन खुशी की बात है कि समय पर ये अगर आ जाते हैं तो इनका इलाज कर देने से ये ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर संजीव, एक आम मरीज कैसे पहचान करे कि उसे अलर्ट होने की जरूरत है, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये हार्ट अटैक के हो सकते हैं? अगर पोस्ट कोविड फेज में, पोस्ट कोविड अवस्था में जी, किसी मरीज को छाती में भारीपन लगता है या सीने में जोर का तेज दर्द होता है या चलने में सांस फूलने लगता है, सांस तो वैसे ही कोविड में ज्यादातर लोग को फूलता है लेकिन चलने से, एक्सर्शन करने से, सीढ़ियां चढ़ने से, उतरने से या कुछ छोटे मोटे काम खेत में करने से, चापाकल चलाने से अगर छाती में दर्द होने लगता है और सांस फूलने लगता है तो जरूर समझना चाहिए कि ये हार्ट का लक्षण हो सकता है और हार्ट स्पेशलिस्ट से या अपने कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। और जैसा कि एक हार्ट अटैक के केस में गोल्डन पीरियड कहा जाता है कि उतनी अवधि में आपको अस्पताल अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपके हार्ट को कम से कम डैमेज होता है, वो गोल्डन पीरियड कितना होना चाहिए? हाँ, हार्ट अटैक होने के बाद ये गोल्डन आवर बोलते हैं जी। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हार्ट अटैक हो गया है, उसके लक्षण से पहचान में आ रहा है, सीने में जोर का दर्द है जो सीने से उठ के बाईं हाथ में या ऊपर जबड़ों तक में या नीचे पेट में जा रहा है और उसे बिल्कुल कमजोरी हो गई है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसे जमीन पर लिटा देना चाहिए, एम्बुलेंस बुलाना चाहिए और एक सीपीआर हम बोलते हैं कि उसको कॉम्प्रेस कर देना चाहिए चेस्ट के ऊपर अगर लगता है कि वो पेशेंट बेहोश हो रहा है या उसकी स्थिति बिगड़ रही है। और तुरंत ये जो गोल्डन पीरियड होता है ये पहला 6 घंटे का होता है जी। अगर 6 घंटे तक हम उस अस्पताल में पहुंच जाए जहां कार्डियक सेंटर है, कैथ लैब उपलब्ध है, तो उस समय अगर डॉक्टर उसकी जांच करके
और इंटरवेन करें, अगर आर्टरी ब्लॉक है तो एंजियोप्लास्टी कर दें, तो मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो ये 6 घंटे तक तो गोल्डन आवर है, लेकिन 12 घंटे तक ये पहुंच जाए तो ये जरूर करना चाहिए। तो ये 12 घंटे तक अगर मरीज को हॉस्पिटल में पहुंच जाए और कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में आ जाए, उसके ट्रीटमेंट को शुरू करा दें, तो मरीज के बचने की क्षमता और हार्ट के रिस्टोर होने की क्षमता बहुत, की उम्मीद बहुत ज्यादा है। डॉक्टर संजीव, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, हम ये कहें तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी जिसको आपने श्रोताओं से साझा किया, क्योंकि अक्सर लोगों में ये समस्या देखी जाती है और जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग इसके शिकार हो जाते हैं और उनको दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार। आप डॉक्टर संजीव से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम की पहली कॉलर हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी नमस्कार। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी और डॉक्टर सर को मेरा नमस्कार। जी रिंकी जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी जी बिल्कुल हम जानना चाहते हैं। वैसे मैं आपका प्रोग्राम नहीं सुन पा रही क्योंकि संगीत सभा का प्रोग्राम दिया जा रहा है आपके यहाँ से। अच्छा जी। तो मैं जी बिल्कुल मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे सर जब पहला तो आया था जो हमारा कोरोना का था, इसके बाद में दूसरा आया, तो फिर हम लोगों ने पूछा था कि क्या वैक्सीन दूसरे पे प्रभावी होगा, तो क्या तीसरा जो आया हुआ है क्या इससे भी वैक्सीन अपना पूरा काम करेगा, जिस तरह कि हम लोगों ने दूसरे पे पूछा था। इससे क्या डॉक्टर सर बोलेंगे? जी डॉक्टर संजीव, जो नया म्यूटेंट आया है या नया वेरिएंट आया है, क्या इस पर हमारी वैक्सीन असरदार होगी? ये सवाल है रिंकी तिवारी जी का। पिंकी जी नमस्कार। आपका जो सवाल है कि क्या हमारे देश की दोनों वैक्सीन जो है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, ये तीसरे जो हमारे जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, म्यूटेंट आ रहे हैं जी, डेल्टा प्लस जी डेल्टा, इसके जो अभी तक के आंकड़े हैं या दोनों कंपनियां जो अपने शोध के असर पे बता रही हैं कि ये वेरिएंट के अगेंस्ट भी असरदार है, इसलिए ये बहुत हमारे लिए सुरक्षित है ये वैक्सीन। और एक खुशी की बात है कि जो हमारे म्यूटेंट वेरिएंट है इसके अगेंस्ट भी ये काम करेंगे। जी। और इस बीच हम रुख करते हैं इंद्रभान सिंह जी का और जानते हैं कि वो हमसे क्या सवाल पूछने वाले हैं। इंद्रभान जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर ये क्वेश्चन है सर, होम यूनिट में ऑक्सीजन का फ्लो लगातार बना रहता है, क्या कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए यह मददगार है? होम यूनिट में? जी सर। क्या जो होम यूनिट पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर संजीव जी। हाँ, और ये मैं समझ रहा हूँ कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में पूछ रहे हैं। जी सर। हाँ, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो जरूर कोरोना मरीजों के लिए मददगार है, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है कि 3 तरह के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आते हैं। एक से आप 5 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन दे सकते हैं जी, एक से आप 10 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं, और एक से आप 15 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं। तो अभी जो कोरोना का ये दूसरी फेज में प्रभाव आया था, ज्यादातर रोगियों को 5 लीटर से ज्यादा की जरूरत होती थी। तो अगर 10 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन देने वाली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है तो आपके रोगियों कोरोना के रोगी को जरूर फायदा होगा इससे। लेकिन अगर इससे ज्यादा जरूरत है तो फिर 15 लीटर वाले पर ऑक्सीजन लगाइए, या बेहतर है कि कोविड वाले अस्पताल में ले जाइए। जी ये डॉक्टर संजीव बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आपने 5, 10 और 15 लीटर पर मिनट पे इसको ऑक्सीजन को ये डिवाइड किया है, तो इसमें कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम मान सकते हैं कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब हमें घर पे उपयोग करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और कब मरीज को अस्पताल ले जाने की जरूरत है? देखिए, बार बार सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी ये गाइडलाइन आता रहा जनता के लिए कि आप अपने घर में ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखें, जिससे ऑक्सीजन को मापते रहें। अगर किसी व्यक्ति को जिसको कोरोना संक्रमित हो गया है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है
साथ साथ उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी गिर रहा है। अगर वो गिर के 96% से कम, 95 या उससे कम हो रहा है, तो उससे अमूमन 3 लीटर से 5 लीटर के बीच में ऑक्सीजन चलाना चाहिए। लेकिन अगर वो उसका कॉन्सेंट्रेशन 92% से भी कम आ गया, तो उससे 5 से 10 लीटर के बीच में ऑक्सीजन चलाना चाहिए। और अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन चलाने के बाद भी 90% से कम हो रहा है, तो बेहतर है कि कोविड अस्पताल में ले जाना चाहिए। जी, और अब हम रुक करते हैं बेंगलुरु का, जहां से हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता श्रीकांत जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि पहले कहते थे कि 85% रोग ही घर पे ही ठीक होते हैं, अब कहते हैं कि दोनों वैक्सीन लेंगे तो 75 से 80% रोग ही घर पे ही ठीक होते हैं। ये बल्कि कम कैसे हो रहा है? धन्यवाद, जय हिंद। जी डॉक्टर संजीव क्या कहेंगे? नहीं, जैसा मैं समझ रहा हूँ, पहली बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही कि ज्यादातर मरीज, करीब करीब 85% मरीज, 85 से 88% तक मरीज जी अगर घर में ही होम आइसोलेशन पे रहें और मेडिकल निगरानी में रहें, जरूरत की दवाएं खाएं, तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो बताया कि वैक्सीनेशन लेने के बाद 75% मरीज ठीक होंगे, ये थोड़ी सी मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये है कि जो सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी है जो ऑक्सीजन लेने के बाद जो इसको वैक्सीन लेने के बाद जो इसकी प्रतिरोधक क्षमता है, जो सेफ्टी है, वो 75% है। इसका मतलब ये नहीं कि 75% लोग ऑक्सीजन लेने के बाद ठीक होंगे। कहने का मतलब कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है 75% चांस है कि उनको डिजीज नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत मामूली उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, कभी गंभीर नहीं होगा। ये इसका मतलब है। जी, तो डॉक्टर संजीव आपने बहुत ये इस तरह की जो भी भ्रांतियां होती हैं या लोगों को जो भ्रम होता है, उसको इस कार्यक्रम में आप जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए हम दूर करते हैं। और अब रुक करते हैं बड़ौद का, जहां से हमारे रेगुलर कॉलर महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका प्रोग्राम लाजवाब है जी, और जो है बहुत ज्ञानवर्धक है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी महेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप हमेशा करते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से मिली जानकारी को आप दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे भी आप जारी रखिएगा। जी, हमेशा जारी रहेगी, और आपका प्रोग्राम हर प्रोग्राम में रिकॉर्ड भी होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। और बताइए आज आप क्या जानना चाहते हैं? आज जानना चाह रहा हूँ जी, छोटे बच्चों को कोरोना से की तीसरी लहर आने की संभावना है, तो उसके लिए कैसे बनाए, कैसे सुरक्षित रखें उनको, और उनके लिए वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? डॉक्टर संजीव, तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण को लेकर लोगों के अंदर बहुत चिंताएं हैं, और इसके बारे में कैसे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही है, ये अंदेशा है कि तीसरी लहर आएगी तो बच्चे संक्रमित होंगे, क्योंकि वायरस अपने नए होस्ट को ढूंढता है। और अब जबकि काफी लोग वैक्सीन ले रहे हैं और इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, तो बच्चों को अटैक कर सकता है वायरस। इसलिए ये जरूरी है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों के लिए हम जरूर पालन करें। एक तो बच्चों को भीड़ भाड़ में न जाने दें। वो अगर बच्चे समूह में खेलते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि डिस्टेंसिंग बना के रखें, एक दूसरे से दूरी पर रखें। और अगर कहीं भी बाहर जाते हैं किसी भी कारण से बच्चे, तो मास्क लगा के जरूर जाएं। तीसरी बात है कि जब भी बाहर जाते हैं, घर के आते हैं, बच्चे कहीं भी खेलते हैं धूल मिट्टी में, तो हाथ जरूर धोएं। और बच्चों का हम प्रोटीन युक्त अच्छा आहार दें, संतुलित आहार, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बना रहे और उनको सफाई रखें, सफाई सुथरा से रखें, तो उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो पौष्टिक आहार और सफाई जरूर मेंटेन करें। दूसरा आपका सवाल था कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी। तो बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है पूरे देश में। एम्स पटना भी उन कुछ संस्थानों में शामिल है जो बच्चों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल कर रहा है, और उम्मीद है कि बच्चों पर वैक्सीन 2 महीने के अंदर आ जाएगी, अगर ट्रायल सफल रहा तो। जी, तो बहुत अच्छी ये सूचना आपने हमारे श्रोताओं से साझा की। और रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर।
जी सुरेंद्र जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र जी। सर मेरा सवाल है, जैसे वैक्सीन लगाया जा रहा है तो पहले 28 दिन के लगाए थे, तो अब 42 दिन था, अब 84 दिन में लगाया जाता है, इसका क्या कारण है सर? और दूसरा सर ये है कि ओपीडी कब तक खुल जाएगा सर? जी डॉक्टर, देखिए पहले सवाल का आपका जवाब दूं कि वैक्सीन का जो फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच का अंतर के बारे में आपने पूछा है, तो ये हमेशा वैक्सीन लगा है तो इसके आंकड़े आते हैं, इस पर शोध होता है और तब दोनों डोज के बीच का अंतर निर्धारित किया जाता है, जो समय समय पर शोध के अनुसार बदलता भी है। तो अभी के अनुसार जब आप कोवैक्सीन लगा रहे हैं तो पहले और दूसरे डोज के बीच में 28 से 42 दिनों का अंतर होना चाहिए, और अगर कोविशील्ड लगा रहे हैं तो पहले और दूसरे डोज के बीच में आपने ठीक बताया 84 दिन यानी कि 4 से 6 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। सॉरी 6 से 8 हफ्ते के बीच का अंतर होना चाहिए कोविशील्ड में। जी डॉक्टर साहब एक बार इसे दोहरा दीजिए। हाँ, अगर आप कोवैक्सीन लगा रहे हैं तो पहले डोज के 28 से 42 दिन के अंदर में दूसरा डोज लेंगे, और अगर कोविशील्ड ले रहे हैं तो पहले डोज के 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में दूसरा डोज लेंगे, मतलब 6 हफ्ते के बाद और 8 हफ्ते से पहले। जी, और इनका दूसरा क्वेश्चन क्या था? जी, और इन्होंने वैक्सीन के बारे में ही जानना चाहा था कि दोनों वैक्सीन जो है इनकी डोज क्या होगी। और चलते चलते हमारे आज के जो लास्ट कॉलर हैं दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी, इनका भी सवाल ले लेते हैं, बहुत कम समय है, आजमगढ़ से बोल रहे हैं। जी दुर्गा प्रसाद जी बताइए। हेलो जी दुर्गा प्रसाद जी, अपने रेडियो की आवाज धीमी कर दीजिए। अच्छा कर दिया जी, अब सवाल पूछिए। अच्छा, मैं 13 मई को कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया था जी, तो 24-25 तारीख को जून को उसका डेट खत्म हो गया जी, मुझको मलेरिया हो गया था, मैं नहीं जा पाया जी। अभी मैं दवा खा रहा हूँ, उसे बुखार 3-4 दिन से नहीं है जी। तुम बुखार छोड़ने के कितने दिन बाद जी डॉक्टर संजीव खत्म हो गया। जी डॉक्टर संजीव, अब बुखार खत्म हो गया है तो कब वैक्सीन दे सकते हैं? ये बुखार खत्म हो गया, अगर आपको फीवर नहीं है तो फीवर खत्म होने के तीसरे चौथे दिन जाके आप वैक्सीन ले सकते हैं। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संजीव, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि पहली और दूसरी फेज के बीच में जो लापरवाही हमने बरती, जिसके कारण हमें दूसरी फेज में बड़े खतरनाक संक्रमण का सामना करना पड़ा, कृपया अब वो गलती ना दोहराएं, लापरवाही बिल्कुल न बरतें और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन बिल्कुल गंभीरता से करें, जिससे कि तीसरे दौर को हम आने ही न दें, और वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी, आपके इसी संदेश के साथ अब हम कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है। डॉक्टर संजीव, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और शुभ रात्रि। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजीव ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-239-78046 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन कीजिए, भीड़भाड़ से बचिए, और अगर जैसा कि डॉक्टर संजीव ने कहा कि अगर आप अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बनाए रखेंगे तो तीसरी लहर की संभावना ही नहीं होगी। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।